दोस्तों आपने प्रोग्रामिंग सीखते हुए एक वर्ड सुना होगा उप्स। बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि उप्स क्या है, उप्स कैसे यूज किया जाता है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उप्स का सपोर्ट करती हैं। तो आज इस वन शॉट वीडियो में आपको उप्स के बारे में मैं सारी नॉलेज दे दूंगा कि उप्स होता क्या है, उप्स कैसे प्रयोग किया जाता है, उप्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पिलर कौन कौन होते हैं, विथ एग्जाम्पल सारा आपको समझा दूंगा। और बहुत ही इंडेप्थ में अगर जानना है तो एक तरीका भी दे दूंगा कि उससे ज़्यादा इंडेप्थ में प्रैक्टिकली कैसे सीखना है। तो आपको उप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले उप्स है क्या। तो उप्स को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का तरीका है, एक प्रकार का सिस्टम है प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करके ही हर चीज डिफाइन करते हैं। कोई भी चीज लिखनी है, कोई भी चीज बनानी है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यू है, उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? एक की और वैल्यू के पेयर में, मतलब इधर की लिखी जाती है और इधर वैल्यू उसकी लिखी जाती है। इस पेयर में जब हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनती जाती है। ध्यान दीजिएगा, आज के समय में जितनी भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ज्यादा यूज की जाती हैं, जैसे जावा हो गई, फिर आपकी सी प्लस प्लस हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई, ये सारी ही आपकी ओप्स को सपोर्ट करती हैं। जावास्क्रिप्ट की अगर आप बात करें तो जावास्क्रिप्ट भी करती हैं। तो अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको सपोर्ट करती है, तो आप इनका नाम बता सकते हैं। कौन सी नहीं करती? जो पुरानी थी, सी लैंग्वेज हो गई, कोबाल्ट हो गई, इससे पहले की जो थी वो उप्स नहीं जानती हैं, उसका प्रयोग नहीं करती हैं। अच्छा, एक माइंड में आपको धारणा बनानी है कि उप्स एक तरीका है प्रोग्रामिंग लिखने का, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, एक फॉर्मेट है जिसको आपको दिमाग में रख के चलना है। तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो एक लाइन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ उप्स प्रोग्रामिंग में प्रयोग किए जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कोड क्या होता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, रियूजेबल हो जाता है। आप इसके जब अगर उप्स का फॉलो करके कोई कोड लिखते हो तो एक तो एफिशिएंट कोड होगा, काफी अच्छा कोड माना जाएगा। दूसरा मैनेजेबल होगा, आप उसको मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज कहां पे कैसे लिखी गई है। अगर कोई बग आया तो उसको डिबग करने में आपको आसान रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर अच्छा सैलरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सैलरी यार किसकी हो सकती है? एम्प्लॉय की हो सकती है। तो एम्प्लॉय वाले जाके हम लोग क्लास या ऑब्जेक्ट में उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो कहाँ हो सकता है? एडमिन लेवल पे या फाउंडर लेवल पे। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो वहां पे जाके सही कर सकते हो। तो आपको पता है कि कौन सी प्रॉब्लम किस जगह पे आ सकती है, आपको वहीं पे जाके डिबग करना होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिखते हो तो बहुत अच्छा कोड माना जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, रीयूजेबल कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको दोबारा से लिखनी है तो दोबारा नहीं लिखनी होती है, आप इनहेरिट कर सकते हो पहले वाली ऑब्जेक्ट या क्लास से। और यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग का तरीका था, मतलब जब उप्स नहीं था, उप्स मतलब बना नहीं था, उप्स लोग जानते नहीं थे, तो उस प्रोग्रामिंग के तरीके को हम लोग बोलते थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें क्या होता था, हम लोग कोड को बस सीधे सीधे लिखते जाते थे। मतलब हमको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी कि अच्छा ये चीज बनानी है, हम लोग कोड लाइन लिखते जा रहे हैं। एग्जैक्ट कोई फॉर्मेट नहीं होता था कि ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो दिमाग में जैसे हमको कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं। तो सिर्फ अपने यूज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड किया। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत है, वेरिएबल बना दिया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट की जरूरत है, ये स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ पे इस कोड की जरूरत है, ये कोड लिख दिया। और जब उनको कंबाइन करना होता था कि चलिए 2-3 लाइन हो गई, उनको कंबाइन कर दो, तो एक फंक्शन बना के कंबाइन कर देते थे। तो इस तरीके का कोड जब हम लोग लिखते थे तो बहुत ज्यादा जब बड़ा कोड हो जाता था, ठीक है, क्योंकि 800 लाइन, 900 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन का जब कोड हो जाता था तो काफी बड़ा कोड होने पर वो कोड बन जाता था स्पेगेटी कोड। अब स्पेगेटी कोड का मतलब क्या होता है? स्पेगेटी होता है नूडल्स। जैसे नूडल्स आपस में उलझे हुए होते हैं, वहीं से ये शब्द लिया गया स्पेगेटी कोड। आपका बहुत बड़ा कोड है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, समझने में समय लग रहा है, मैनेज करने में समय लग रहा है, रीड करने में समय लग रहा है, आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो स्पेगेटी कोड कहलाता था। और ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा आती थी डेवलपर्स के साथ में। तो यहाँ पे जब कोड काफी उलझा हुआ होता था, उसको पढ़ना मुश्किल था, समझना मुश्किल था, दोबारा यूज करना मुश्किल था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जब कभी भी डेवलपर के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। तो उसका सॉल्यूशन ये था, इसलिए समस्या को दूर करने के लिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक तरीके से मार्केट के अंदर लेके आए कि ये फॉर्मेट फॉलो करके अगर डेवलपर कोड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। इसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर को और एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जिससे हमारा कोड काफी अच्छा हो जाता है, मैनेज करना आसान हो जाता है, रीड करना आसान हो जाता है, और हम लोग बार बार उस कोड को अगर यूज कर सकते हैं, रियूजेबल भी हो सकता है। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, ओप्स बना कैसे, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं? तो ओप्स में 3 मेनली चीज होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है मेथड, और एक होता है क्लासेस।
इन तीनों चीज़ों से मिलकर उप्स बनता है। और जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो इन्हीं तीनों के अराउंड करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि फंक्शन यूज होगा, इफ एल्स यूज नहीं होगा, वेरिएबल सब यूज होगा, पर मेन ऑब्जेक्ट बना के यूज होगा कि कल का अगर मैनेज करना है तो हम उसको आसानी तरीके से मैनेज कर पाए। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मल्टीप्लेयर गेम आप बना रहे हो, तो एक प्लेयर हो सकता है, ठीक है। अब उस प्लेयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे हेल्थ, ठीक है। अब उसकी हेल्थ कितनी है, हेल्थ हो सकती है 90%, ठीक है। और उसका अपना एक स्कोर हो सकता है, स्कोर मान लीजिए उसका है 86, ठीक है। आजकल स्किन वगैरह परचेस की जाती है, तो स्किन का भी अपना कोई नाम हो सकता है, तो मान लो फेयर स्किन है, ठीक है। उसके बाद में उसकी हाइट अपनी हो सकती है, उसका वेट अपना हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो हम लोग की और वैल्यू के पेयर में इस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। तो पूरा एक हम लोगों ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट इस तरीके बनाया और उसमें उस प्लेयर की सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो प्लेयर कुछ एक्शन भी करेगा। देखो, मैं एक इंसान हूं, मेरी हाइट 5'7", 5'8" है, मेरा रंग ऐसा है, मैं इतना वेट उठा सकता हूं, मेरा इतना खुद का वेट है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं। बट मैं कुछ एक्शन करता हूं, वैसे ही प्लेयर भी गेम के अंदर कुछ एक्शन करेगा, जैसे जंप एक एक्शन हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन जब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड्स, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है तो उसको मेथड बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो एक जंप नाम का फंक्शन हो गया, एक शूट नाम का हो जाएगा, मान लीजिए वो फायरिंग कर रहा है तो शूट कर रहा है, ठीक है। फिर वो दौड़ रहा है तो रन करने का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। हो सकता है गेम में बातचीत करने का हो तो टॉक नाम का भी एक फंक्शन होता है। तो ये सारे फंक्शन किसके साथ जोड़ के काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और हैंडल उनको क्या करता है, ये मेथड हैंडल करता है। तो आपको इन चीजों पे बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा। अब जब आपने ऑब्जेक्ट समझ लिया, मेथड समझ लिया, अब आपके पास आता है क्लासेस। क्लासेस क्या है, अब कोई भी एक यूजर तो होता नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर कोई मल्टीप्लेयर गेम भी है तो बहुत सारे प्लेयर होंगे, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, या फिर प्लेयर का अगर नाम है तो राहुल, शुभम, सुमित, मोहित, रोहित, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्लेयर होंगे। तो क्या हर एक के लिए हम खुद से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है कोडिंग के अंदर हर किसी से। तो हम लोग एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सारे ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने प्लेयर नाम का एक क्लास बना दी, ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट है, प्लेयर नाम की क्लास बना दी, और इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि एक प्लेयर की एक अपनी हेल्थ होगी, एक प्लेयर का अपना एक स्कोर होगा, एक प्लेयर का अपना एक लेवल भी हो सकता है कि किस लेवल पे है, ठीक है, अचीवमेंट्स हो सकती है, दुनिया भर की चीजें मैंने बना दी। अब सिर्फ क्या होता है, जब कोई नया प्लेयर आएगा तो क्या करेगा, इस क्लास के अकॉर्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दिया करेगा और एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो प्लेयर 1, ठीक है, प्लेयर 1 की अगर हेल्थ निकालनी तो प्लेयर 1 डॉट हेल्थ, तो प्लेयर 1 की हेल्थ मिल जाएगी। अगर प्लेयर 2 की हेल्थ चाहिए तो प्लेयर 2 डॉट हेल्थ। तो जिस भी नाम से वो प्लेयर बनेगा उस नाम से हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ P1 P2 में कंसीडर कर रहा हूँ, अगर प्लेयर का नाम राहुल है तो राहुल डॉट हेल्थ, शुभम डॉट हेल्थ, शुभम डॉट स्कोर, राहुल डॉट स्कोर। इस तरीके से एक क्लास होती है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बनाने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे टोयोटा के अंदर फॉर्च्यूनर कार है। अब जब फर्स्ट टाइम पे फॉर्च्यूनर कार डिजाइन की गई होगी तो सारा उसकी चीजें इंफॉर्मेशन निकाली गई होगी, कितना बड़ा इंजन होगा, कितने बड़े गेट्स होंगे, कितना बड़ा वाइपर होगा, कितने बड़ा लाइट्स होंगी, कितनी जगह यहाँ पे रखनी, कितनी जगह फ्यूल टैंक में रखनी, कितनी बड़ी बैटरी सेट करनी, क्या लाइटें सेट करनी, सब इंफॉर्मेशन हो गई। रूफ कैसे रखनी है, और जो जो सीट की चेयर कितनी कितनी साइज की रखनी है। पर क्या हर बार सारी इंफॉर्मेशन निकालनी, नहीं। एक ब्लूप्रिंट बन चुका है कि फॉर्च्यूनर कार इतनी इतनी साइज की होगी, इतना इतना इंजन होगा, इतनी बड़ी लाइट होगी, इतनी बड़ी बैटरी होगी, पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब उस ब्लूप्रिंट के आधार पे आप कितनी भी कार बना सकते हो, 1 कार, 2 कार, 10 कार, 100 कार, 50 कार, क्योंकि ब्लूप्रिंट है। उसी तरीके से क्लासेस भी ब्लूप्रिंट का काम करती हैं कि जो चीजें आपने डिफाइन कर दी उसके अकॉर्डिंग आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनवा सकते हो, 1, 2, 3, 4, जितने प्लेयर होंगे उतनी ही क्लास से उतने ही ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे और वही इंफॉर्मेशन जाती जाएगी। जैसे आपने एक बार किसी भी क्लास में हेल्थ, स्कोर, स्किन और दुनिया भर की चीजें डाल दी तो वो सारे ऑब्जेक्ट में वो चीजें अपने आप चली जाएंगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन अलग होगी, क्योंकि हर यूजर की अपनी एक हेल्थ होगी, हर यूजर का अपना एक स्कोर होगा। बस डिफरेंट है क्या, वैल्यू, कि किसी यूजर की 100% हेल्थ है, किसी की 80% है, किसी की 90% है, किसी का स्कोर 50 है, किसी का 86, वो तो गेम के ऊपर निर्भर करेगा। और मेथड क्या है, मेथड है एक्शन, कि कोई भी काम हो रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। वॉक वाला मेथड किया गया या रन वाला किया गया तो प्लेयर दौड़ेगा। शूट वाला मेथड मतलब जैसे ही एक्टिव होगा फंक्शन चलेगा वैसे शूट करेगा।
जैसे ही जंप वाला होगा तैसे ही जंप करेगा। तो कैसे रन होता है, आप जंप वाली बटन पे क्लिक करते हो, जंप वाला मेथड रन होता है, कॉल किया जाता है, तुरंत वो प्लेयर जंप कर देता है इस तरीके से। तो आपको इतना पता चल गया कि ओप्स क्या था, ओप्स क्यों यूज किया जाता है, ओप्स में क्या क्या चीजें होती हैं, वो किस तरीके से यूज की जाती है, इतना आपको पता चल गया। अब बात करते हैं 4 पिलर्स ऑफ ओप्स। ओप्स जो कॉन्सेप्ट है, अपने अंदर जो सिस्टम है, वो 4 मूलभूत सिद्धांतों से मिलकर बना हुआ है। उनको बोलते हैं ओप्स के 4 पिलर्स। इनमें से पहला है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान दीजिएगा, अब ये जितनी भी चीजें हैं इनको एक एक करके अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग पूरे ओप्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि ये वर्क किस तरीके कर रहा है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि ओप्स के कौन कौन से 4 पिलर होते हैं। फिर उस एक पिलर को बारे में भी पूछ सकते हैं कि इस पिलर के बारे में बताओ, कोई रियल लाइफ एग्जांपल देके बताओ। तो ये वीडियो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन एक सिद्धांत है ओप्स का। उसमें क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मीन्स, यहां पे एंड हटा दो, इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग। ठीक है, डेटा को क्या करना है, रैप करना है। अब डेटा किस में अंदर होता है, वेरिएबल्स में। ठीक है, तो यहां पर अगर डेटा कहा जा रहा है तो वेरिएबल्स की बात हो रही है। रैपिंग डेटा एंड मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस। ठीक है, टुगेदर इनसाइड अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के अंदर सारा डेटा मतलब वेरिएबल, सारे मेथड मतलब फंक्शन रखे जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। तो एक क्लास के अंदर सारे ही वेरिएबल्स और मेथड्स रखे जाएंगे। एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उन पर रोक लगा दी जाएगी कि कोई दूसरा अदर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस ना कर पाए। अब बहुत सी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिनको कभी भी हम लोग किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते। जैसे किसी यूजर का स्कोर, अगर स्कोर ऐसे अगर ओपनली आपने कोई वेरिएबल बना दिया तो स्कोर का कोई भी वैल्यू बढ़ा सकता है, थोड़ा भी अगर जानकार है तो स्कोर इक्वल टू 1000 किया, स्कोर बढ़ गया कंसोल पे जाके। तो इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग जब भी ऐसी कोई एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट रखनी है, तो उनके लिए सीक्रेट वेरिएबल्स बनाते हैं एक क्लास के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर, जिसको कोई दूसरा एक्सेस न कर पाए। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है कि जैसे कैप्सूल के अंदर दवाइयां होती हैं और हमको नहीं पता ये दवाइयां क्या करती हैं, उनको बाहर नहीं निकालते हैं, वैसे ही एक सिंगल यूनिट के अंदर सारे वेरिएबल, डेटा वगैरह और मेथड वगैरह होंगे, उनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक मल्टीप्लेयर गेम का एग्जांपल मैं लेता हूं। मल्टीप्लेयर गेम में क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे साइज इंक्रीज कर देता हूं। देखिए, सोचो कि आप एक गेम खेल रहे हो। ठीक है, हर प्लेयर के पास अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक हेल्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद आर्मर, गन, दुनिया भर की चीजें, हेल्थ, आर्मर, गन, उसकी एनर्जी, उसने कितने कॉइन्स विन किए हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें ही वेरिएबल्स क्लास प्लेयर के अंदर पैक होती हैं। ठीक है, ये सारी ही चीजें जो होती हैं वो वेरिएबल के अंदर होती हैं। डेटा किसके अंदर रखते हैं, वेरिएबल के अंदर रखते हैं। तो वो एक क्लास है, मान लो प्लेयर नाम की क्लास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, PLAYER, प्लेयर नाम की एक क्लास है। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि आप इसको डायरेक्ट, जैसे कोई भी एक चीज ले लिया, हेल्थ ले लिया, मान लो डायरेक्ट हेल्थ वेरिएबल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे अगर इसके अंदर हेल्थ है, आपने बना रखा है हेल्थ मान लो 100, और कोई यूजर चाहता है कि मैं यहाँ पर बाहर जाऊं और हेल्थ की वैल्यू को हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, जैसे प्लेयर 1 की हेल्थ चाहिए तो प्लेयर 1 डॉट हेल्थ इक्वल टू 1000, अगर ये करना चाहें तो क्या ये हो सकता है। अगर आप कोई सीक्रेट प्राइवेट वेरिएबल नहीं बना रहे हो, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल नहीं बना रहे हो, तो पब्लिक वेरिएबल को चेंज करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को चेंज करना इजी होता है। तो इसीलिए हम लोग जैसे खुद से हेल्थ यहाँ पे 1000 ना कर दें या कोई दूसरा ना कर दे, इसलिए हम लोग इन सारे वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज को एक क्लास के अंदर रखते हैं और वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई एक्सेस बाहर से पब्लिकली नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, तुम सिर्फ मेथड्स के थ्रू ही हेल्थ को बढ़ा सकते हो या सुधार सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे किसी ताला को खोलने के लिए जैसे कोई चाबी होती है, वैसे ही इन डेटा को मॉडिफाई करने के लिए मेथड्स होते हैं। उन मेथड के थ्रू ही आप हेल्थ में कम या ज्यादा कर सकते हो, खुद से ऐसे लिख के नहीं कर सकते हो। जैसे एक हो गया टास्क टेक डैमेज। ठीक है, टेक डैमेज क्या है, किसी पर्टिकुलर एनिमी ने एक गोली मारी आपको, तो पर्टिकुलर डैमेज आपको होगा और आपकी हेल्थ कम हो जाएगी। फिर आपको हो सकता है मेडिकल किट मिल जाए, गेम खेलते खेलते मेडिकिट मिल जाती है बहुत जगह, तो आपने जैसे ही मेडिकल किट ली तो हो सकता है आपकी हेल्थ बढ़ भी जाए।
ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड बनाते हो कि किसी ने जब आपको गोली मारी और आपको गोली टच हुई तो टेक डैमेज वाला मेथड चलेगा, आपकी हेल्थ कम हो जाएगी। वैसे ही थोड़ी दूर बाद जाओगे आपको मेडिकल किट मिल जाती है तो आपकी पर्टिकुलर हेल्थ बढ़ जाएगी, पर ये डिफाइन होता है कि कितनी हेल्थ बढ़नी है और कितनी गोली लगने पे कम होनी है, ध्यान दीजिए। यही है इनकैप्सुलेशन, यही कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन है। जैसे डेटा, हेल्थ हो गया, आर्मर हो गया, कॉइन्स हो गई, एक यूनिट में रैप कर दी जाती है। एक्सेस सिर्फ कंट्रोल मेथड्स के थ्रू ही पॉसिबल है, उनको एक्सेस करना सिर्फ कंट्रोल मेथड्स के थ्रू ही पॉसिबल है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और दूंगा, ये हम लोग ने मल्टीप्लेयर गेम का लिया था। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में अगर ले तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी कहीं वेरिएबल में ही होगा। अब सोचो कोई बैलेंस इक्वल टू 5 करोड़ कर दे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। आपके अकाउंट में जाए, आप एक ऑब्जेक्ट होंगे, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको चेंज करने की सिर्फ दो ही मेथड होंगे, एक विथड्रॉ, ठीक, और एक होगा डिपॉजिट, ठीक है। ये दो ही मेथड होंगे। विथड्रॉ से क्या होगा, आपका बैलेंस कम होगा, डिपॉजिट से आपका बैलेंस बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, यहां पे उसको एक्सेस कर सकते हो बैलेंस वाले वेरिएबल को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोड की, तो इसका कोड किस तरीके होगा उसको समझो। जैसे आपने प्राइवेट वेरिएबल बनाया हेल्थ, तो हेल्थ को आपने वैल्यू दे रखी है 100। अब ये प्राइवेट है, डायरेक्ट चेंज इसको करना अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। अब आपने एक मेथड बनाया टेक डैमेज, और टेक डैमेज मेथड जब भी चलेगा, ये फंक्शन ही है, जब भी कॉल किया जाएगा तो आपकी हेल्थ माइनस की जाएगी, जितना भी वो डैमेज वेरिएबल में वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप एक डैमेज वेरिएबल बनाओगे, एक पैरामीटर बनाओगे, इसमें जितनी वैल्यू भेजी जाएगी उतना आप डैमेज किए जाओगे, ठीक है। तो अगर हेल्थ 0 से कम हो गई तो फिर भी 0 ही रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी, ठीक है। अब मेथड आपने एक और बनाया मेडिकिट नाम से, अपने आप को हील करने के लिए। तो अगर आपको कोई मेडिकल किट मिल गई मान लीजिए, तो आपकी हेल्थ कितनी बढ़ेगी वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया कि आपकी अभी जितनी हेल्थ है उसमें 20% और इजाफा हो जाएगा, तो 20% से और बढ़ेगी। तो अगर टोटल हेल्थ आपकी 100 है तो फिर 100 से तो ऊपर हेल्थ बढ़ नहीं सकती है, तो वो 100 ही रहेगी। पर अगर आपकी हेल्थ पहले से यहाँ पे मान लीजिए 50 थी और एक मेडिकल किट मिल गई तो 20 और जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेडिकल किट मिलने पे हर बार 20% या 20 पॉइंट का हेल्थ बढ़ जाया करेगा। अब यहाँ पे हम लोग ये टोटल गेट हेल्थ वाला जो एक फंक्शन है, इसमें हम लोग हेल्थ को रिटर्न कर रहे हैं। ये आपका जावा का कोड है। अब यहाँ पे यूज कैसे किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। एक प्लेयर मैंने बनाया P1 और उसको मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया प्लेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो P1 मान लीजिए अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर हेल्थ और आर्मर और क्वाइन सब प्रॉपर्टी है, ठीक। अब मान लीजिए हेल्थ उसकी किसी ने क्या किया, टेक डैमेज वाला मेथड चलाया, आपको गोली लगी, टेक डैमेज वाला मेथड चला, तो उसमें वैल्यू भेजी जाएगी। जैसे 30, 3 बार गोली लगी, 10, 20, 30, 3 बार गोली लगी तो 30 वैल्यू भेजी जाएगी। तो प्लेयर 1 की जो टोटल हेल्थ होगी, प्लेयर 1 की जो टोटल हेल्थ है वो मान लीजिए पहले थी 100, और अब यहाँ पे पैरामीटर में 30 माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो पूरी डिफिनेशन लिखी गई है कि हेल्थ में से जो भी वैल्यू आएगी डैमेज के अंदर वो माइनस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 30 माइनस हो जाएगी, तो अब कितना बचेगा आपके पास 70। तो आपकी हेल्थ टोटल कितनी, 70। फिर हो सकता है कि आपको एक मेडिकल किट मिल गई, तो प्लेयर 1 को जब मेडिकल किट मिली तो ये वाला मेथड चलेगा, तो आपके अंदर हेल्थ का इजाफा भी होगा। तो मेडिकल किट वाला मेथड क्या कहता है कि हेल्थ अभी जितनी उसमें से 20% बढ़ा दो, तो 70 है, 20 और मिल गई तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे फिर 90 हो गया। तो इस तरीके से मेथड के थ्रू ही हेल्थ कम की जा सकती है और मेथड के थ्रू ही हेल्थ बढ़ाई जा सकती है, खुद से कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। तो आपके पास एक प्राइवेट वेरिएबल है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको आप सिर्फ मेथड के थ्रू एक्सेस करा रहे हो कि ये मेथड होगा तो कम होगा, ये मेथड होगा तो ज़्यादा होगा। सेम मैंने बैंकिंग सेक्टर का भी एग्जांपल दिया। इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। चीज़ों को एक सिंगल यूनिट के अंदर बंद करके रख दो जिससे ओपनली पब्लिकली उसको यूज ना किया जा सके, सिर्फ मेथड के थ्रू उसको कंट्रोल एक्सेस किया जा सके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन। ये दूसरा मूलभूत सिद्धांत है उप्स कॉन्सेप्ट का। इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन मीन
हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक आपके सामने जो चीजें हो रही हैं, एक बिहाइंड द सीन बैकएंड में जो चीजें हो रही हैं, उनको जितनी भी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको क्या करो, हाइड करो, एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी फीचर्स टू द यूजर। मतलब किसी भी यूजर को जो सिर्फ उसके काम की चीजें वो दिखाओ स्क्रीन पे, उसके बिहाइंड द सीन बैकएंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, बैकएंड में क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, सर्वर से क्या कॉल जा रही है, आ रही है, डेटा कैसे फेच हो रहा है, उससे कोई लेना देना यूजर को नहीं है। और वो सारी ही इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन यूजर से हाइड करके रखो। इसका मतलब होता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब दूसरा मूलभूत सिद्धांत ये क्या बोलता है, यूजर को सिर्फ उसके काम की इंफॉर्मेशन दिखाओ, फालतू की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो उसके काम की नहीं उसको छिपा के रखो। तो यहां पे एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है एटीएम मशीन। जब आप एटीएम में जाते हो, आपने अपना एक एटीएम कार्ड लगाया, एक वैल्यू डाली कि 500 रुपए चाहिए, विड्रॉ वाली बटन आपने दबाई, तो जैसे ही आपने दबाया तो तुम्हें सिर्फ फीचर दिख रहा है कैश निकालने का, जो कि कैश आपका निकल आएगा। पर बिहाइंड द सीन बैंक सर्वर से कैसे कनेक्ट हुआ, फिर ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ कि आप वैलिड यूजर हो पैसे निकालने के लिए, कार्ड आपका सही है या फिर आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, ये सब चीजें ऑथेंटिकेट हुई। फिर डेटाबेस में बैलेंस कैसे अपडेट हुआ निकलने के बाद, पहले 1000 रुपए था, 500 चला गया, 500 बचा, तो अपडेट कैसे हुआ, मशीन ने कैसे क्या किया, पैसे निकाल के दिए आपको, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना सिर्फ उस बटन से था कि मैंने पैसे डाल के बटन दबाए, मुझे पैसे मिल गए, बात खत्म। कैसे क्या बिहाइंड द सीन हुआ, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ, डेटाबेस अपडेट कैसे हुआ, कोई लेना देना नहीं। आपको अपने काम की इंफॉर्मेशन मिल गई, बस। एक एग्जांपल और रियल लाइफ देता हूं। आप कॉफी मशीन पे जाते हो, आपने अपनी कॉफी और दूध डाला, आपने बटन दबाया, कुछ समय में आपको कॉफी बनी बनाई गरम गरम मिल गई। बिहाइंड द सीन कौन सी कैसी वायरिंग हो रखी है, कैसे वो मशीन गर्म हो रही है, कैसे कॉफी और दूध मिक्स हो रहा है, कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कैसे वो चल रही, कितने यूनिट पावर ले रही, कितना वोल्टेज ले रही है, उसमें क्या क्या ट्रांजिस्टर लगे, क्या क्या ट्रांसफॉर्मर्स लगे, कोई जरूरत नहीं है। आपका उद्देश्य था कि मुझे कॉफी और मिल्क यूज करके एक मस्त कॉफी मिल जाए गरम गरम, वो मिल गई। बनी कैसे, कोई लेना देना नहीं, वो अंदर का इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, उससे आपको छिपाया गया है। तो यही एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब ऐप बना रहे हो तो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन यूजर तक ना पहुंचे। तो दोनों मूलभूत सिद्धांत आपको आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। अब तीसरा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास, एक क्लास जिसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोल रहे हैं, कैन यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, जिसको हम लोग पेरेंट क्लास बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास है और ये क्लास है, ये पहले से बनाई गई है, ये अभी बनाई जा रही है। अब इस क्लास में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी है जो पहले से इसके पास में है। तो क्या लॉजिक तो ये कहता है कि हम लोग दोबारा इसको लिखें? नहीं, दोबारा लिखेंगे फाइल साइज बढ़ेगा, चीजें लोड लेंगी, जरूरत नहीं है। अगर पहले से इस क्लास के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो ये क्लास इससे बोरो करेगी, इनहेरिट करेगी, ले लेगी। तो ये क्लास इसको कुछ इंफॉर्मेशन दे देगी और इसके पास ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इनहेरिट कर लिया गया। तो जो क्लास ले रही है वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी, जो क्लास दे रही है वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। तो देने वाला पेरेंट, लेने वाला चाइल्ड, और हमको कोई भी कोड दोबारा नहीं लिखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो एक बार लिखी जा चुकी है किसी भी क्लास के अंदर, वो दोबारा से नहीं लिखनी है, वो इनहेरिट की जाएगी, एक्सटेंड की जाएगी। क्लियर है? ओके। अब एग्जाम्पल कुछ समझें? हाँ, समझ लेते हैं। जैसे रियल लाइफ में मैंने क्लास बनाई व्हीकल नाम से, ठीक है, व्हीकल नाम से, व्हीकल मतलब कोई भी गाड़ियां जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने 3 फंक्शन बना दिए, एक स्टार्ट बना दिया, ठीक है, और एक स्टॉप बना दिया, ठीक है, और एक फ्यूल की कैपेसिटी वाला बना दिया, ठीक है। तो 3 हमारे पास चीजें हैं उसके अंदर। अब हम लोग इसी एक और क्लास बनाते हैं जो कि कार हो गया, ठीक है, कार क्लास हो गया। एक क्लास और बनाते हैं बाइक वाली क्लास, ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं बस वाली क्लास। अब ध्यान दीजिएगा जनाब कि आपने कार, बाइक, बस 3 अलग अलग क्लास बनाई हैं। तीनों में कुछ इंफॉर्मेशन तो अलग अलग होगी। जैसे कार में आपको एसी और म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, बाइक में हेलमेट लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, बस में पैसेंजर की कैपेसिटी ज्यादा होती है। बट ऑन ऑफ तो तीनों में ही होगा ना, कि बाइक भी ऑन ऑफ की जाती है, कार भी ऑन ऑफ की जाती है और बस भी ऑन ऑफ की जाती है। तो उनको दोबारा से मेथड को बनाना लॉजिकल नहीं था यहाँ पे। तो ये जो कार क्लास है, बाइक क्लास है, बस क्लास है, ये कहां से एक्सटेंड कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है? व्हीकल क्लास को।
तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से इन लोगों को मिल जाएगी, इन लोगों को, ठीक है। कहाँ से? व्हीकल से। तो इसका आप कोड इम्प्लीमेंटेशन देखिए, मैं एक स्लाइड आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। उसमें ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं ओपन करके। इसमें मैंने एक स्टार्ट फंक्शन बनाया, उसके अंदर देखिए लिखा है व्हीकल स्टार्टेड। एक स्टॉप बनाया, उसमें लिखा है व्हीकल स्टॉप्ड। अब मैंने कार फंक्शन बनाया, फंक्शन नहीं, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास बनाई और उसमें हमको स्टार्ट और स्टॉप चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। मैं इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर दूं जिससे देखने में आप लोगों को ईजी हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको हो सकता है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि काफ़ी स्मॉल स्मॉल बना हुआ है, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। अब जो कार वाली क्लास है, इसमें अपनी जो चीजें हैं वो तो मैं डालूंगा ही, जैसे एसी वाला फीचर तो मैंने डाला ही डाला, बट जो ऑन ऑफ वाला है उस क्लास को मैंने क्या किया, एक्सटेंड। आप यहाँ पे कीवर्ड लिखा देख सकते हो, एक्सटेंड्स, ये देखो, ठीक है। ये एक्सटेंड्स लिखा देख रहे हो। इसने किसको एक्सटेंड्स किया है? इसने व्हीकल को किया है, इस व्हीकल वाले को। तो ये क्लास को इसने इनहेरिट किया। तो व्हीकल कौन सी क्लास है? पेरेंट क्लास है। और यहाँ पे कार कौन सी क्लास है? चाइल्ड क्लास है। तो जो कार है अपने कुछ तो मेथड डाल ही रही है, बाकी जो मूलभूत है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है सभी में होंगे, वो व्हीकल से ले रही है। वैसे ही बाइक में अपना जो मेथड है, मान लो हेलमेट लगाने के लिए, वो तो है ही है इंपॉर्टेंट, पर ऑन ऑफ तो बाइक भी होती है। तो इसने भी क्या किया, एक्सटेंड कर लिया किसको? व्हीकल क्लास को। तो इसने भी इनहेरिट कर लिया यहाँ से, ऊपर से, यहाँ से पेरेंट वाली क्लास से इनहेरिट कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो ऑन ऑफ वाली थी, ऑन ऑफ वाले मेथड थे, अब बाइक वाला भी यूज कर पाएगा। वैसे चाइल्ड वाला, वैसे ही बस वाला, बस ने भी क्या किया, व्हीकल को एक्सटेंड किया है। और पैसेंजर तो ज्यादा है, वो तो अपनी एक प्रॉपर्टी है, पर ऑन ऑफ तो चाहिए ना, तो ऑन ऑफ यहाँ से इसके पास आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने एक सी वेरिएबल बनाया जिसमें कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब कार में स्टार्ट वाला जो मेथड है वो क्या किया गया है, इनहेरिट किया गया है व्हीकल क्लास से। और एयर कंडीशनिंग वाला फीचर वो अपना खुद का है, कार का खुद का है। फिर वैसे ही बाइक में स्टार्ट वाला जो फंक्शन है वो इनहेरिट किया गया है व्हीकल क्लास से। और हेलमेट वाला जो रूल है वो अपना खुद का फीचर है इसका। फिर बस वाले में जो स्टार्ट वाला फीचर है ये भी इनहेरिट किया गया है। और पैसेंजर की कैपेसिटी वाली जो खुद की प्रॉपर्टी है वो खुद की है। तो आप रियल लाइफ में भी सोच सकते हो कि हर व्हीकल चालू बंद तो होता ही है। तो ये कॉमन फीचर है, और जो चीजें कॉमन होती हैं उनको हम लोग सब चीजों में नहीं लिखते हैं, एक जगह बना दिया वहां से सारी चीजें यूज कर लेंगी। तो लेकिन कार बाइक बस अलग अलग अपना स्पेशल फीचर भी ऐड कर रहे हैं कि कार में एयर कंडीशनिंग है, बस की कैपेसिटी ज्यादा है, इस तरीके से। यही है इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग कॉमन चीजें पेरेंट से ले लेते हैं और अपना अलग अलग ऐड कर लेते हैं। तो जो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड है वो तो हम लोग खुद से लिखते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट और कॉमन है कि सभी मुझ में, दूसरे ऑब्जेक्ट में, तीसरे ऑब्जेक्ट में, सब में कॉमन है, वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास में बना के ले लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड जुड़ के मिलके बनता है पॉली, एक मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। तो आप बोल सकते हो मैनी, ओके। तो यहाँ पे जब पॉलीमॉर्फिज्म मिलके बनता है तो आता है मैनी फॉर्म्स। तो जब आप एक ही मेथड को अलग अलग तरीके से, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में वर्किंग करते हुए देखते हो या यूज करते हो, कि एक मेथड बनाया वो डिफरेंट सिचुएशन में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये लास्ट आपका सिद्धांत है ओप्स का, चौथा है। इसमें एक ही मेथड रहता है पर वो डिफरेंट काम करता है, डिफरेंट उसकी वर्किंग्स होती है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग सिचुएशंस में। तो चीज एक है, काम अलग अलग है, ठीक है। तो एक चीज, काम अलग अलग। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के लिए। सोचो तुम्हारे पास एक शेप क्लास है, शेप मतलब डिजाइन, जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इस तरीके आपने क्लास बनाई और उसमें अलग अलग शेप्स हैं, जैसे एक सर्कल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। सभी शेप्स के लिए आपने कॉमन मेथड बना दिया ड्रॉ, ठीक है, कभी सभी के लिए कॉमन मेथड बना दिया ड्रॉ। लेकिन हर शेप अपना ड्रॉ अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। सर्कल के अंदर जब ड्रॉ मेथड चलेगा तो वो सर्कल शेप बनाएगा, रेक्टेंगल के अंदर चलेगा तो रेक्टेंगल बनाएगा। तो इसका भी कोड देखते हैं। इसका भी कोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप ध्यान से देखें कि आपके पास एक शेप नाम की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक ड्रॉ नाम का, ये देखिए, मेथड बनाया है। पर इस मेथड को सभी लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, सर्कल वाली क्लास भी इनहेरिट कर रही है
आपकी रेक्टेंगल वाली क्लास भी इनहेरिट कर रही है और ट्राइंगल वाली क्लास भी इनहेरिट कर रही है, मतलब पेरेंट क्लास से ले रही है। ठीक है, अब पेरेंट क्लास से ले रही है तो ध्यान दीजिए, जब सर्कल वाली क्लास ड्रॉ मेथड लेगी तो वो क्या ड्रॉ करेगी, एक सर्कल ड्रॉ करेगी। जब रेक्टेंगल वाली क्लास ड्रॉ वाला मेथड चलाएगी तो वो क्या ड्रॉ करेगी, रेक्टेंगल ड्रॉ करेगी। जब ट्राइंगल वाली क्लास ड्रॉ मेथड चलाएगी तो वो क्या ड्रॉ करेगी, ट्राइंगल। ठीक, आप ध्यान दीजिए यहां पे कैसे वर्क हुआ। एक एस वेरिएबल बनाया, एस में मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जो कि सर्कल ऑब्जेक्ट है। अब सर्कल में जब आप एस डॉट ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या ड्रॉ होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा। फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाई तो रेक्टेंगल के अंदर अगर ड्रॉ मेथड चलाओगे तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। फिर ट्राइंगल वाली ऑब्जेक्ट बनाई तो ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ जब चलाओगे तो वो क्या करेगा, ट्राइंगल ड्रॉ करेगा। चीज एक ही है, काम अलग अलग कर रहा है। अगर सर्कल के अंदर है तो सर्कल बना रहा है, ट्राइंगल के अंदर है तो ट्राइंगल बना रहा है, रेक्टेंगल के अंदर है तो रेक्टेंगल बना रहा है। तो जब एक ही चीज अलग अलग तरीके से काम कर रही है तो इस पूरे चीज को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। यहां पे लास्ट में आप देखिए, आपने एक ही मेथड कॉल किया जो कि है एस डॉट ड्रॉ। तीनों में देखो कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। ठीक है, बट लेकिन जब ऑब्जेक्ट सर्कल था तो क्या बना, सर्कल बना, ड्रॉ हुआ। जब ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ट्राइंगल था तो ट्राइंगल वाला ड्रॉ चला। ठीक है, तो सबका अपना अपना ड्रॉ चला। सर्कल के टाइम पे सर्कल वाला ड्रॉ, ट्राइंगल के टाइम ट्राइंगल ड्रॉ, रेक्टेंगल के टाइम रेक्टेंगल ड्रॉ। सेम मेथड ड्रॉ को कॉल किया गया पर अलग अलग बिहेवियर के अलग अलग अनुसार, मतलब एक ही चीज को कॉल किया गया पर अलग अलग चीजों के अनुसार, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसी टेक्निक को, इसी फिनोमिना को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये थे 4 सिद्धांत ओप्स के। आपको सब कुछ पता चल गया है। ओप्स क्या होता है, ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एक सिस्टम है जिसको हम लोग फॉलो करके कोड को लिखते हैं तो कोड मोर इफिशिएंट बनता है, रीडेबल बनता है, मैनेजेबल बनता है और दोबारा उसको यूज किया जा सकता है। तो काफी अच्छा कोड बने, इसीलिए हम लोग ओप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, मेथड, क्लास। ऑब्जेक्ट में हम किसी भी यूजर की सारी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। मेथड में एक फंक्शन बनाया जाता है जो कुछ वर्क करता है, जैसे जंप करना, शूट करना और रन करना, इस तरीके से। और क्लास क्या है, जब मल्टीपल प्लेयर, मल्टीपल यूजर हैं तो हम लोग हर एक के लिए खुद से ऑब्जेक्ट नहीं कोड करेंगे। क्लास से वो ऑब्जेक्ट बन बन के अलग अलग निकलते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है। उसके बाद में इसके आपके 4 पिलर थे, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और आपका पॉलीमॉर्फिज्म। चारों मैंने क्लियर कर दिए। इनकैप्सुलेशन में सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक प्राइवेट वेरिएबल में रख के एक सिंगल यूनिट मतलब क्लास के अंदर रखा जाता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको यूज करके बदल ना पाए। अब्स्ट्रैक्शन में जितनी भी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होती है, जो इंटरनली वर्किंग होती है, वो यूजर को कभी दिखाई नहीं जाती, हाइड करके रखी जाती है। उसके बाद इनहेरिटेंस में जो काम पहले से हो चुका है उसको दोबारा से नहीं करना है, पेरेंट से ले लो, चला लो, जैसे हम लोग अपने पेरेंट से पैसे लेके काम कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है पर धीरे धीरे समझ में आएगा प्रैक्टिस के साथ में, कि एक ही मेथड अलग अलग रूप में अलग अलग वर्क कर रहा है अलग अलग सिचुएशन के अनुसार। ये चारों 5 चीजें पूरा ओप्स क्लियर हो चुका है। अब अगर आपको प्रैक्टिकल समझना है कि प्रैक्टिकली कैसे है और बहुत ही इन डेप्थ में जाना है, क्योंकि ओप्स का अपने आप में ही 4 घंटे का कोर्स भी होता है, तो उस लेवल पे अगर आपको सीखना है तो आप नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में जावास्क्रिप्ट का एक फ्री कोर्स है, बहुत तगड़े लेवल पे मैंने पढ़ाया है ये कोर्स। ठीक है, 70 वीडियोस का कोर्स है। इसको जब आप जाओगे तो बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे चले जाना, तो आपको वीडियो नंबर 64 पे जाना है। तो 64, 65, 66, 67 ये चारों वीडियो में प्रैक्टिकल ओप्स दिखाया गया है जावास्क्रिप्ट का यूज करके। 64 मतलब ये वाली जो ओप्स की पहली वीडियो है, इसमें पहले ओप्स को बहुत ही इन डेप्थ में डीप टाइप करके समझाया है। मतलब आप सोचोगे कि ये क्या पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया। फिर आप यहां पे जाओगे 65 वाली वीडियो में, तो बात करें कि जावास्क्रिप्ट में ES6 से पहले जो EX5 वर्जन था उसमें ओप्स कैसे यूज किया जाता था, तब तो क्लासेस थी नहीं। फिर हम लोग थे 66 वाली वीडियो में, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस पे बहुत डिटेल में बात की गई है कि इनहेरिटेंस किया एक्चुअल में कैसे जाता है, मतलब कोड लिखा तो इनहेरिटेंस करना कैसे है, उसके अंदर प्रोटोटाइप वगैरह क्या होती है। फिर लास्ट में क्लास को एकदम घोर के पी लिया हम लोगों ने कि क्लासेस कैसे यूज की जाती हैं, क्लासेस कैसे बनती हैं, पूरा 1 शॉट वीडियो बनाया क्लास का। तो ये कोर्स ऐसा है कि अपने आप में ही करीबन 60-70 घंटे का कोर्स है, 70 वीडियोज हैं। एक बार पढ़ोगे जीवन भर के लिए जावास्क्रिप्ट भूल नहीं पाओगे। ये मैंने उस निस्बत से बनाया, उतनी मेहनत से बनाया है कि 60-70 घंटे का सोचो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। लोग इतने में तो पूरा पेड कोर्स बना के बेच देते हैं। ठीक है,
और मैंने ऐसे CSS का भी बना रखा है, HTML का भी बना रखा है, टेलविन का बना रखा है। आप सोच सकते हो कि कितना मैंने पढ़ा रखा है, पर आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप देखना चाहते हो कि नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड क्वेश्चन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। कमेंट में अपना जेन्युइन फीडबैक बता सकते हो, वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो, और ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।